गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ मौर्य कला और स्थापत्य कला की बातें। इसके पहले हम लोग की हड़प्पा कला की बातें हो चुकी हैं और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी और पढ़ी हैं। तो इसी के साथ हम लोग फ्रेंड्स अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको काल क्रमानुसार पता ही होगा काल कैसे चल रहा था। पूरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया, फिर उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता आई या हड़प्पा सभ्यता आई कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है वैदिक एज। उसके बाद 16 महाजनपद आए, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया, फिर उसके बाद अपना मौर्य काल आया, मतलब उसी समय मगध साम्राज्य आया, फिर मगध में एक काल मौर्य काल का आया। तो आज फ्रेंड्स हम लोग मौर्य काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी स्थापत्य कला के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब वैदिक एज चल रहा था तो उसमें वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। ब्राह्मण सर्वोच्च हो गए थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। आपको पता है 1500 में समथिंग 1500 में 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, वैदिक एज आया था। तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद का निर्माण किया गया। उसके बाद 1000 साल 1000 ईसा पूर्व में बाकी सारे वेदों का निर्माण हुआ, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद आपका वैदिक एज में आप लोग को पता है कि वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। वर्ण के आधार पे लोगों को स्थान दिया जाता था। जो सबसे ऊंचे वर्ण के थे वो ब्राह्मण होते थे और बाकी सब उनके नीचे के वर्णों में आते थे। तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। और जो वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, तो फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म जब आते हैं तो ये दोनों लोगों ने क्या किया, उस वर्ण व्यवस्था में कुछ अलग नई चीज़ें लेके आई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग एक समान हैं। वो लोग वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण का जो सर्वश्रेष्ठ पंथ था उसके वो खिलाफ थे। और मौर्य ने अपनी सत्ता की स्थापना की। तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहले के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जाता है। इस मौर्य कला को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। मौर्य कला फ्रेंड्स, पहले देखिए, राजा अपनी कलाओं का निर्माण दो कारणों से करवाते थे। या तो उन्हें कोई संदेश देना होता था, या कोई धर्म के बारे में प्रचार करना होता था, धर्म बताना होता था। जैसे अपने अशोक द ग्रेट, उन्होंने धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, स्तूप निर्माण करवाए थे। और दूसरा अपनी जीत के बारे में बताना होता था, तो इसलिए वो लोग निर्माण कराते थे और अपनी शान और शौकत का भी पहचान बताने के लिए निर्माण करवाते थे। तो फ्रेंड्स, मौर्य कला को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें दरबारी कला में, लोकप्रिय कला में। दरबारी कला वो थी जिसमें दरबारी कला वो थी फ्रेंड्स जिसमें महल, स्तंभ, स्तूप आते थे, मतलब जो राजा द्वारा निर्माण कराए जाते थे। लोकप्रिय कला वो थी जिसमें व्यक्तिगत पहल होती थी, जिसमें आता था गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियां जो कॉमन लोगों द्वारा निर्माण कराई या की जाती थी। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य आपको पता है बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अपना अशोक। और इसकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र थी। और अशोक का एक पैलेस मिलता है, एक महल मिलता है, कहाँ पर, कुम्हरार में। फ्रेंड्स आप लोग को मैं दिखाता हूँ, देखिए, पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हरार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य के वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। वैभव यानी अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो लोगों ने क्या किया था, उसने निर्माण कराया था अशोक ने। और अशोक के जो
जो चंद्रगुप्त के महल थे वो किससे मिलते जुलते थे? आर्कमेनिया के महलों से प्रेरित थे। जो उनका चंद्रगुप्त का महल था ईरान में, परसेपोलिस के आर्कमेनियन महल से प्रेरित था। इसका मुख्य निर्माण लकड़ी थी, मतलब इसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। मेगास्थनीज ने फ्रेंड्स इस महल को सबसे बड़ी रचनाओं में निरूपित किया है, मतलब बताया है। तो आप लोग फ्रेंड्स जान लीजिए मेगास्थनी की पुस्तक कौन थी। मेगास्थनी की पुस्तक कौन थी? इंडिका थी। इंडिका उनकी पुस्तक थी। ये है फ्रेंड्स कुम्हरार अशोक का महल, ये देख सकते हैं। ये फिलहाल तो टूट चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जो केंद्रीय भाग था, ये एक केंद्रीय भाग ऊंचा था। क्या था केंद्रीय भाग? इसका केंद्रीय भाग फ्रेंड्स ऊंचा था। ये 3 मंजिला मकान थी, ये मतलब 3 मंजिला पैलेस थी। और ये इसमें मुख्य निर्माण लकड़ी से करवाया गया था। और इसकी दीवारों पर क्या बनवाया गया था फ्रेंड्स? इनकी दीवारों पे नक्काशियाँ और मूर्तियों से सजाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आते हैं फिर स्तंभ में। जब आपको पता है कि अशोक ने धर्म का प्रचार किया था, है ना, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने धर्म अपना लिया था। अब आप लोग कमेंट्स करेंगे कौन सा धर्म अपनाया था। तो वो 2 तरह से करवाते थे, एक राजकीय प्रतीक के रूप में, और जैसे युद्ध में जीतने के उपलक्ष्य में करवाते थे, और राजकीय उपदेशों के लिए अशोक ने दो तरह की, मतलब दो टाइप का संदेश देने के लिए क्या किया था? स्तंभ बनवाया था। जैसे कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये है अशोक का स्तंभ। ये अशोक का स्तंभ, ये 40 फीट का था, मतलब 40 फीट का है। और ये एकास्म पत्थर से बनाया गया है, मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका एक ही पत्थर से बनाया गया है, इसमें बहुत सारे पत्थरें नहीं मिली हैं। इसमें एक पत्थर से बनाया गया है। और इसे मूठ भी हम लोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूठ कहते हैं। और इसके ऊपर देखिए इसमें कौन सा पत्थर का यूज किया गया? इसमें चूना के बलुआ पत्थर का यूज किया गया, चुनार के बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। जो चुनार में बलुआ पत्थर है उसका यूज किया गया है। और इसमें साफ्ट और कैपिटल सम्मिलित थे। मतलब इसमें देखिए मैं आगे बताता हूँ। इसमें साफ्ट यानी साफ्ट का मतलब क्या होता है? मूठ। ये देखिए ये इसका मूठ है, ये इसका क्या है? मूठ है। ओके फ्रेंड्स। और कैपिटल मीन्स होता है शीर्ष। ये देखिए कैपिटल मीन्स होता है शीर्ष। और बीच में जो आधार होता है इसको कहते हैं अबेकस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अबेकस। और इसको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, इसे तो पहचान ही रहे होंगे, है ना, अक्सर आप लोग इसका देखते होंगे। तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो ये आपका मूठ हो गया, और ये आपका ललाट हो गया, जिसको उल्टा कमल या घंटा भी कहते थे। और ये आपका आधार हो गया, जिसे हम लोग अबेकस कहते हैं। और ये आपका शीर्ष हो गया, इसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। इसे अबेकस भी, सॉरी, इसे कैपिटल कहते हैं। ललाट के ऊपर फ्रेंड्स पशु की मूर्ति होती थी। ये देखिए पशु की मूर्ति है। तो ये अपना, ये क्या हो गया? ये अशोक का स्तंभ हो गया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ फ्रेंड्स, ये एकास्म पत्थर से बने हुए थे, एक ही पत्थर से, चूना बलुआ पत्थर से बने थे। चूना बलुआ पत्थर से फ्रेंड्स, चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए थे, और एक ही पत्थर से बने हुए थे। इसमें पहले मूठ आता है, फिर क्या आता है? ललाट आता है, जिसमें उल्टा कमल या घंटा होता था। फिर आता है अबेकस, जिसे आधार कहते हैं। और फिर आता है शीर्ष या कैपिटल, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसमें ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता था? जानवर का चित्र बना होता था। ये अशोक के स्तंभ का आधारभूत संरचना है, जिसे मैंने फोटो में दिखा गया। और उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ और वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ से है, ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है ये। और देखिए आप लोग, जिसे राष्ट्र के रूप में इसको लिया जाता है, किसके प्रतीक के रूप में लिया जाता है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। और ये क्या है? शीर्ष यानी फलक है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। और इसमें 4 पशु हैं, चारों पशु 4 दिशाओं को क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। जैसे अश्व किसको? पश्चिम को, हाथी पूर्व को, वृषभ को किसको? दक्षिण को, और सिंह किसको? उत्तर को।
और इसमें खास बात यह है कि इसमें बताया गया है, अपने नितिन सिंघानिया सर बताए हैं कि ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व की पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया, 4 पशु 4 दिशाओं को चिन्हित करते थे। और ये आपका हो गया जैसे हाथी, रानी माया का स्वप्न एवं उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता था। बैल आपको पता है वृष राशि चिन्ह का चिन्ह है, जिसे महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था उसका अश्वकंथक अश्व को निरूपित करता है, जिसमें बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया था। और सिंह किसके लिए प्रयोग होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपको पता है सत्यमेव जयते मुंडे को उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजयी होती है। और ये क्या देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं 4 सिंह सभी दिशाओं को धर्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। इस बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले धर्मोपदेश की मूर्ति में बनवाया गया था तथा इसे धर्मचरित्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो बने हुए हैं ये फ्रेंड्स आपको कहाँ दिखते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। ये कहाँ आप लोग को दिखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं स्तूप के बारे में। आपको पता है वैदिक काल में प्रचलित सावधान टीले थे। यह एक अंत्येष्टि पुंज का प्रारंभिक प्रदर्शन होते हैं जिसमें मृतकों के अवशेष रखा जाता है। जो स्तूप होते थे फ्रेंड्स उसमें अवशेष रखा जाता था मृतकों का जो मरे हुए थे। देखिए अशोक के अशोक का जो काल था उस समय फ्रेंड्स अब उनकी जो वो थी उसे क्या कहते हैं दौरान स्तूप कला जो थी बहुत ही चरमकस मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंची उड़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा बनने लगी थी। उनके काल के दौरान फ्रेंड्स 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। कितने? 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। और वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों का बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे फ्रेंड्स, और उसमें इनमें से उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9 में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। मेधी में फ्रेंड्स, मेधी में जो स्तूप पाया जाता है वो उसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, बाकी 9 में वह बर्तन थे जिसमें मूल रूप से अवशेषों को रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने वाला यहाँ पे आरेख दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर होता था छत्र, फिर उसके नीचे जो पाइप दिख रहा है ये यष्टि होती थी, और ये आपको इसको क्या कहते थे? हर्मिका कहते थे। और ये आपको पता है स्तूप गुंबद हो गया, ये गुंबद हो गया। और जैसा आपको पता है फ्रेंड्स 4 दिशाएं होती हैं, मतलब नॉर्मली कॉमन सी 4 ही दिशाएं हम लोग देखते हैं, जैसे दिशाएं तो 8 होती हैं। और ये आपका दिशाओं के बारे में सॉरी फ्रेंड्स मैं आता हूँ इस पर। ये आपका ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपका ये देखिए पूरब की तरफ हो गया पूर्वी तोरण, पश्चिम की तरफ हो गया पश्चिमी तोरण। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पश्चिम की तरफ पश्चिमी तोरण हो जाता है, पूर्वी की तरफ पूर्वी तोरण हो जाता है। सबसे ऊपर छत्र होता है, फिर उसके नीचे यष्टि होती है, फिर उसके नीचे क्या होता है? हर्मिका होता है। ओके फ्रेंड्स, और दक्षिण की तरफ होता है दक्षिणी तोरण। ठीक है फ्रेंड्स, और जाने के लिए अंदर सीढ़ीनुमा रास्ता होता था। ठीक है, और ये आपका प्रदक्षिणा पथ है, इसके चारों लोग घूमा करते थे। चारों लोग क्या करते थे? चक्कर लगाया करते थे। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी तोरण हो गया। तो जैसा कि इसमें बताया गया है ये पूजा के प्रतीक के रूप में यूज होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। फ्रेंड्स, बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप के जो बनाए गए थे उसके बारे में बताया गया। इसे स्तूपों के राजगीर, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, वेथीवाड़ा, पावा, कुशीनगर एवं पिपली वन। टोटल 9 होगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8
और एक 9। तो ये बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए थे फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं जैसा आर्किमेनियन के बारे में बताया गया था, आर्किमेनियन से कुछ स्तूप क्या कहते हैं मतलब कॉमन मिलते जुलते हैं, तो उसमें डिफरेंस बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए आधार के आधार पर, स्थान के आधार पर अशोक के स्तंभ जो थे वो एक ही प्रस्तर से बने हुए थे, एक ही बलुआ पत्थर से बने थे, जो चुनार का बलुआ पत्थर था उससे बने हुए थे। मगर इसके जो आर्किमेनियन के स्तंभ जो थे वो बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों के साथ मिलकर बनाए थे, वो विभिन्न टुकड़े उसमें ऐड किए जाते थे, मगर ये पूरे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया जाता था। आर्किमेनियन स्तंभ क्या थे, राजभवनों के संलग्न थे, राजभवनों से जुड़े हुए थे, और ये क्या थे, स्वतंत्र रूप से स्थापित किए जाते थे, क्योंकि इसका अशोक का जो मोटिव था वो अपने धर्म का प्रचार करना या अपनी बातों को कहना था। ओके फ्रेंड्स, तो लोकप्रिय कला के बारे में आते हैं हम लोग। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लोकप्रिय कला में व्यक्तिगत रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, इस अवधि में चट्टानों को काट कर बनाया गया था, और चट्टानों की गेट पर मतलब जब जब जो होते थे उन पर कलाओं के निर्माणों को आप देख सकते हैं। इसमें कुरेद कर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, कुरेद कर बनाए गए। जैसे फ्रेंड्स में बताया गया है, मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं में विहार यानी निवास करते थे। विहार होता है, इसमें लोग निवास करते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे, जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीवक करते थे। वहीं बाद में बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। बौद्ध क्या हो गए फ्रेंड्स, बौद्ध मठों के रूप में ये सब लोकप्रिय हो गया। ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध मठ के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध जैन क्या करते थे, निवास किया करते थे। और इसका क्या नाम था, विहार। विहार इसका नाम रख दिए थे। और इसमें सबसे खास बात है फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे इसमें खास बात क्या है, इसकी पालीसदार, इसकी क्या है, मौर्य काल के दौरान गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पालीसदार भीतरी दीवारें एवं अलंकृत प्रवेश द्वार होते थे। यानी कि यहाँ पे देखिए डिजाइन होता था और अंदर से क्या होता था, पूरा पॉलिश होता था। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग देखते हैं बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3री शताब्दी में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ नासिक की गुफाओं के बारे में किया है। नासिक में 24 गुफाएं बौद्धों की गुफाओं का समूह है, जिसे पांडव लेनी भी कहा जाता है। ये कब बनाई गई थी, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित की गई थी, तथा ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक महायान और एक हीनयान में विभाजित हो गया था। किसमें विभाजित हो गया था, ओके फ्रेंड्स, तो अंतर्गत बुद्ध की उपस्थिति में सिंहासन, देखिए हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पद चिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई थी। और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई। बाद में इस गुफाओं में क्या बनाई गई, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, जो महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव निरूपित करती हैं। यह स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली को भी दर्शाता है। ये जो स्थल है, ये 24 गुफाओं का एक समूह, ये जल की उत्कृष्ट प्रणाली को दर्शाता है, जो ठोस चट्टानों को काट कर बनाए गए तालाबों की अवस्थिति से इंगित करती हैं। फिर फ्रेंड्स हम लोग मूर्ति कला के बारे में आते हैं। मूर्ति कला में देखिए यक्ष और यक्षिणी की है, यक्ष और यक्षिणी के बारे में बताया गया है। ये लोग बहुत ही शुभ माने जाते थे उस समय। देखिए फ्रेंड्स, मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट के लिए किया जाता था। तोरण और मेदी मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, याद करिएगा, इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर होते थे, और ये इसका क्या किया जाता था फ्रेंड्स, धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की, ये सभी तीनों धर्म जैन बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए पूजनीय थी, और ये बहुत ही शुभ माना जाता था। दक्षिणी का सबसे पुराना तमिल रचना शिल्पादिक्रम में मिलता है। ये कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पादिक्रम में मिलता है। इस प्रकार सभी जैन तीर्थकर यक्षिणी से संबंधित थे। ये है उनकी फ्रेंड्स, ये है उनकी पिक, यक्ष और यक्षिणी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति ये बनाई गई है। फिर मृदभांड के बारे में आते हैं, जिसके हम लोग NPVW भी कहते हैं, और ये उत्तरी काले पालिसदार हैं, पालिसदार मृदभांड हैं। इसका हम लोग इसका वो लोग यूज किस में करते थे, ये डिजाइनदार होते थे फ्रेंड्स। इसमें क्या कहते हैं, चित्र बना हुआ होता था, और ये विलासिता की वस्तुओं के लिए यूज किए जाते अपने मतलब किसी ऐसी चीज़ों के लिए थे, इसमें विलासपन
या फिर विलासिता के लिए कुछ अपनी AIST टाइप का आप उसको समझ सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता था। इन्हें उच्चतम स्तर के मृत भांड के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसे ये देखिए पिक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये पिक है। फिर देखिए आपको पता है मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में कौन से राजा फेमस थे फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल में शुंग, कर्णव वंश, कुषाण और शक फेमस थे। और दक्षिण पश्चिम में सातवाहन, ये सातवाहन भी फेमस थे आपको पता है। और अभीर और वाकाटक के प्रसिद्ध प्राप्ति की बात की गई है। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य में कौन कौन से फेमस थे, शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का भी उद्भव हुआ था। तो ये सबों की बात मौर्योत्तर काल में होती है, हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उनकी कलाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो साथ ही इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रहा, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। बाकी फ्रेंड्स सब तो वैसे ही था, मगर कुछ शासक अपनी अनूठी मतलब कुछ खास विशेषताएं जैसे खास चीज़ों का निर्माण करवाना शुरू किया। इसी प्रकार मूर्तिकला का विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला क्या होती, बहुत ही ऊंची होगी, बहुत अच्छी हो गई। स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। मौर्य काल की भांति चट्टानों में बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा था। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भी चट्टानों की गुफाओं का निर्माण जारी रहा था। इस अवधि में चट्टानों की गुफाओं को दो प्रकार अर्थात चैत्य और विहार के रूप में विकास को देखा गया है। हम लोग किसके रूप में देखे गए हैं फ्रेंड्स, चैत्य और विहार के रूप में। फ्रेंड्स विहार जो होता था वो जैन भिक्षुओं का आवासीय कक्ष होता था और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। ठीक है, चैत्य कक्षों का विकास इस अवधि के दौरान हुआ था। चैत्य मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे और प्रार्थना कक्ष थे। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि विहार होते थे वो आवासीय कक्ष होते थे, उसमें लोग रहते थे। और जो वो होता था आपका क्या कहते हैं उसे, चैत्य जो होता था वो प्रार्थना कक्ष होता था। ओके फ्रेंड्स, इन गुफाओं में खुले प्रांगण था। बारिश से बचाने के लिए पत्थर रोड़ी की दीवारें थी। कैसी दीवारें थी, पत्थर रोड़ी की दीवारें। इनमें मानव और पशु की आकृतियों से अलंकृत किया गया था। नॉर्मली ये ऊपर का छत इनका ऐसा था और ऐसे ऐसे इनका वो निकला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं करले का चैत्य जैसे अजंता की गुफाएं, 29 गुफाएं, 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। 29 गुफाओं में क्या क्या है, 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। फिर हम लोग उदयगिरी के बारे में आते हैं फ्रेंड्स। हम लोग उदयगिरी में देखते हैं वर्तमान में भुवनेश्वर के निकट प्रथम तृतीय शताब्दी के ईसापुर में कलिंग राजा खारवेल बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका हाथी गुफा अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्हें बनाया गया था। इस गुफा में परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। संभवतः जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, जैन भिक्षुओं के निवास के लिए। इसमें कितनी गुफाएं, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कौन सा फेमस है, उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुफा अभिलेख बहुत ही फेमस है, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया था। यह अभिलेख जैन नमोकार मंत्र के साथ स्तंभ होता है। इनका जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है जैन नमोकार मंत्र लिखा रहता है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ लिखा हुआ हमें दिखता है। और आपको पता है फ्रेंड्स कलिंग राजा खारवेल द्वारा किए गए फ्रेंड्स तो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित था। और ये ये आते हैं फ्रेंड्स, इस पे ये ब्राह्मी लिपि में था। और सबसे पहले इसमें कौन सा मंत्र है, जैन नमोकार मंत्र है। और राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। जो सैन्य अभियान उनके द्वारा किए गए थे उन पर प्रकाश डालता है। उदयगिरी में रानी गुम्फा 2 मंजिला गुफा है और उसमें कुछ सुंदर मूर्तियां भी हैं। फिर फ्रेंड्स स्तूप के बारे में आते हैं हम लोग। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग
किया जाने लगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पे बहुत ही ज़्यादा देखिए, मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। तो क्वेश्चन अगर प्री में बनता है कि किस काल में स्तूप विशाल बनते गए, विशाल या बड़े बनते गए, अलंकृत बनते गए, तो आप लोग मौर्योत्तर काल में उसका आंसर देंगे। और चेंजेस क्या होते हैं उसमें, लकड़ी और ईंट के स्थान पर क्या होता है, प्रस्तर से अधिक उपयोग किया जाता है। किसका? प्रस्तर का अधिक उपयोग किया जाता था। और शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण किया। तोरण के बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, पहले आप लोग देख सकते हैं बैक जाके वीडियो में। और तोरण को जटिल आकृतियों और पैटर्नों के साथ उत्कीर्णित किया जाता था, उसे और ही डेवलप करके बनाया जाता था, उस पर और ही डिजाइन दे दी जाती थी जिसे। और ये होलिस्टिक प्रभाव के साक्ष्य हैं। किसके? होलिस्टिक और ग्रीक प्रभाव के साक्ष्य हैं। ग्रीक की उसमें कुछ बातें की गई हैं, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं भरूच का स्तूप और सांची के स्तूप का तोरण आदि। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर इसमें वीडियो में की कोई भी कहीं क्वेरी होती है तो आप कमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। आपकी सारी बातें देखी जाएगी और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।